मेरा नाम अथर्व है। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ 2 वक्त का खाना मिलना मुश्किल था। जब से मुझे समझ आई, तब से मैंने अपने माँ बाप को लड़ते ही देखा था। उनकी कभी बनती नहीं थी। मेरी माँ बहुत अच्छी और एक सभ्य औरत थी, जिसने हमेशा पापा के व्यवहार की तरफ अनदेखा कर हमें अच्छे से पालन पोषण किया। मेरे पापा की एक छोटी सी किराने की दुकान थी और उसी से हमारे घर का खर्च चलता था। उस पर हम 5 भाई बहन होने के कारण गुजर चलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, और इस वजह से हमारे घर लड़ाई झगड़ा होती रहती थी। और उस पर से हमारी इकलौती बहन अपंग होने के कारण उसकी दवाई पानी पर बहुत खर्च होता था, जिस वजह से पापा पर हमेशा चढ़ा रहता था। पर इसमें उसका क्या दोस्त। धीरे धीरे हम बहन भाई बड़े होने लगे। हमने अपनी बहन का बहुत इलाज कराया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी यह बीमारी ही उसका सबसे बड़ा दोस्त था। अगर वह अपंग नहीं होती तो शायद हमारे घर में नहीं बल्कि खानदान और पूरे गांव में सबसे सुंदर लड़की होती। मैंने अपनी पढ़ाई 12वीं तक ही पूरी की थी और बाद में एक कंपनी में काम करने लग गया। माँ का कहना था कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, काम तो उम्र भर करना है। लेकिन जब 4 पैसे घर में आने लगे, तब से लड़ाई झगड़ा कुछ कम हुआ, जिस वजह से माँ भी मुझे काम करने से रोक नहीं पाई। देखा जाए तो स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी, पर हाँ, पहले से तो ठीक हो गई थी। अब मेरे छोटे भाई भी छोटा मोटा काम करने लग गए थे। इस वजह से पापा का ताना मारना कम हो गया था। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि उनका माँ के प्रति बर्ताव नहीं बदलेगा। पता नहीं कौन सी बात को लेकर वह माँ को ताने मारते थे और माँ भी चुपचाप सुन लिया करती थी। मेरी माँ कुछ दिनों के लिए नानी के यहाँ गई हुई थी, तो बहन घर में अकेली पड़ गई थी। हम सभी जब कभी काम के सिलसिले से बाहर जाते तो बाहर से ताला लगा देते, क्योंकि अगर कोई नाते रिश्तेदार भी आ गया तो वैद्य ही कैसे उन मेहमानों के लिए चाय पानी ला पाएगी। इससे बेहतर था ताला लगाना। बाहर से देखकर हर किसी को यही लगता कि अंदर कोई नहीं है। मुझे अपनी बहन पर दया भी बहुत आती थी। एक तो घर में अकेली, ऊपर से दिन भर बेड पर ही पड़ी रहती थी। लेकिन दिन बीतते जा रहे थे। अब मुझे वैदेही के व्यवहार में थोड़ा फर्क महसूस होने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसने चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप किया हो। शुरुआत में तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब यह चीज़ बार बार होने लगी। हम जब कभी ऑफिस से घर लौटते तो वह नए कपड़े पहने तैयार होकर बैठी हुई मिलती, और मुझे अब यहाँ खटकने लगा था। आजकल वह ऐसे क्यों रह रही थी, पता नहीं। माँ जब अपने मायके से लौटी तो मैंने उससे वैदेही के बारे में बताया। शुरुआत में माँ को विश्वास नहीं हुआ, पर जब बाद में अपनी आंखों से देखा तब जाकर माँ को विश्वास होने लगा। माँ कहने लगी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इन सब के बारे में सोचने की, अपने काम पर ध्यान दो। सच क्या है मैं देखती हूँ। माँ की बात सुनकर मुझे भी जरा संतुष्टि हुई। दूसरे दिन हमारे घर एक लड़की मिठाई लेकर आई, पर मैंने उसे इससे पहले कभी देखा नहीं था। माँ को भी थोड़ी हैरानी हुई। वह लड़की कहने लगी कि कुछ दिन पहले ही वह हमारे पड़ोस रहने आई है। वह लड़की माँ से बहुत अच्छे से बात किया जा रही थी। एक दिन मैं काम से जल्दी लौट आया था, तब मैंने देखा कि वैदेही बैसाखी के सहारे छत पर गई हुई थी और किसी से जोर जोर से बातें किए जा रही थी। उसकी आवाज़ साफ साफ हॉल में सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे दबे पाँव से ऊपर गया और छत के दरवाजे के पीछे छुपकर देखा तो यहाँ तो वही लड़की थी जो मिठाई लेकर हमारे घर आई थी। उसे वैदेही को इशारा किया और वैदेही बैसाखी की मदद से छत की दीवार तक गई, और वह लड़की भी अपनी छत की दीवार से कूद कर वैदेही के पास आई थी। फिर दोनों धीरे धीरे कुछ तो फुसफुसा रही थी। शायद उन्हें मेरे होने का शक हो गया था, और फिर वह लड़की वहाँ से चली गई। मुझे अब खुद पर ही शर्म आ रही थी कि मैंने अपनी बहन पर शक किया, पर मैं हैरान तब हुआ जब दूसरे दिन वह लड़की अपने माँ बाप के साथ अपने भाई के लिए वैदेही का हाथ मांगने आई। माँ को भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह भी कुछ बोल नहीं पाई। हम सभी बहुत ही आश्चर्यचकित थे। फिर हमने उन्हें हॉल में बैठने के लिए कहा। बात करते हुए पता चला कि उनका बेटा डॉक्टर है और उसके लिए वह वैदेही का हाथ मांग रहे हैं। जब फोटो देखा तो धक्का सा लगा, क्योंकि वह लड़का बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व का लग रहा था। ढूंढकर भी हम उसमें कमी नहीं ढूंढ पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वैदेही सुंदर नहीं थी, वह बहुत सुंदर थी। बस एक कमी थी कि वह अपाहिज थी। इसलिए हमने एक रिवाज के तौर पर उसे आगे बैठाया ताकि वह फिर से सोच सके। लेकिन उन्होंने तो हंसते हंसते इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़के के पापा बोले कि आपकी बहन ठीक हो सकती है, बस आप इसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। उनकी बात सुनकर मेरे मन में भी एक उम्मीद जगी, और मैंने मन मन में सोचा कि मैं वैदेही को
किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। 2-3 दिन बाद में वैदेही को शहर अच्छे से अस्पताल में ले गया। वहाँ उसका चेकअप किया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसके इलाज के लिए हर महीने कम से कम 50,000 लग जाएंगे। मैं निराश होकर घर लौट आया और जब घर पहुंचा तो मानो कोई बड़ा संकट सा आ गया हो। माँ की आंखों में आंसू थे और जब वजह पूछा तो बताने लगी कि जो लोग कल वैदेही को देखने आए थे उन्होंने आज फ़ोन करके इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। यह सुनते ही मुझे धक्का सा लगा, पर सबसे ज़्यादा बुरी हालत वैदेही की थी। शायद उसने अपनी शादी को लेकर कुछ सपने सजाए होंगे जो आज एक पल में ही बिखर गए। उसे देख मैंने अपना दुख छुपाते हुए पहले उसे संभाला। माँ कहने लगी कि चाहे कैसे भी हो पर अपनी बेटी का इलाज कराऊंगी और उसकी शादी धूमधाम से कराऊंगी। मैं माँ की तरफ देखने लग गया क्योंकि हमारी स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम हर महीने 50,000 रुपये खर्च कर सके। तब माँ कहने लगी कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक आदमी को जानती हूँ जो एक डॉक्टर है, उसने कई ऐसे लोगों पर अपने शिविर में इलाज किया है। दूसरे दिन माँ वैदेही को उस डॉक्टर के पास ले गई। जब वह लौटी तो उसके चेहरे पर खुशी भी थी और दुख भी। कहने लगी कि आपने बहुत देर कर दी अपनी बेटी के इलाज के लिए। अगर ठीक हो गई तो ठीक, वरना शायद ही यह कभी ठीक हो पाएगी। यह सुन मुझे भी बहुत बुरा लगा था। उन्होंने मेरी माँ को एक तरीका बताया जिससे वैदेही के पैरों में जान आ सकती है और जो 6 महीने तक करना होगा। और अगर वह करते समय वैदेही के पैरों में सूजन आ गई इसका मतलब वह कभी ठीक नहीं हो सकती। माँ ने रोज उसके पैरों की तेल से मालिश करती और फिर पैरों को मलमल के कपड़े से लपेट देती थी। दिन में थोड़ी ही देर पैर को खुला छोड़ती थी। माँ अपनी पूरी जान लगाती रही वैदेही को ठीक करने में। पापा आते जाते बार बार कहते रहते कि यह सब करना बेकार है। पहले भी हम इसके ऊपर काफ़ी पैसा बर्बाद कर चुके हैं और आज भी इस अपाही लड़की के लिए पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कभी कभी मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आता था। आखिर उन्हें अपनी बेटी की चिंता क्यों नहीं थी। एक दिन जब मैं काम से लौटा तो माँ वैदेही के कमरे में थी और यहाँ सुनाई दिया कि वैदेही माँ से कह रही थी कि मुझे छत पर जाना है। तब माँ उससे कहने लगी कि तुम खुली हवा में नहीं जा सकती। वह यहाँ रोने लगी और माँ से बोली कि मैं जानती हूँ कि आप लोग नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊँ। मुझे आज सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक तो माँ दिन रात करके उसके ठीक करने में लगी हुई थी और वह ऐसे बोल रही थी, लेकिन वैदेही छत पर चली गई। बाद में मैं वैदेही के पास गया और उससे जब पूछा कि तुम छत पर क्यों गई थी और वह भी मेकअप करके, क्या हुआ? मुझे मेकअप करना पसंद है और अब नहीं करूँगी तो कब करूँगी? वैदेही ने कहा। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा, तुम ऐसी सहेली से मिलने जाती हो जिसने तुम्हें शादी के झूठे सपने दिखाकर धोखा दिया है और उसके घर वालों को अच्छे से पता था कि तुम्हारी ऐसी हालत है, फिर भी वह तुम्हारा हाथ मांगने आए। और बाद में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया? उन्होंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैंने इससे पहले भी तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन लगा कि चलो मेरी बहन खुश है तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब मुझे क्या पता था कि यह बात इतनी बढ़ जाएगी और तुम अपनी ही सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगोगी। भैया, आप सच नहीं जानते हैं इसलिए इतना कुछ बोल रहे हो। जिस दिन आपको सच पता चलेगा आप मेरा ही साथ दोगे। मैं वैदेही की बातों में पागलपन समझकर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद माँ ने मुझे मेरी शादी के लिए पूछा। तब मैंने माँ को बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। माँ हमारे रिश्ते के लिए राजी भी हो गई। कुछ दिनों बाद माँ उस लड़की का हाथ मांगने उसके घर पहुँची, पर उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर मैं उदास हो गया था। अब सब कुछ मैंने किस्मत पर छोड़ दिया था क्योंकि मुझे भागकर शादी नहीं करनी थी। जिन्हें अपनी लड़की नहीं देनी उनके साथ मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता था ना। लेकिन दूसरे दिन माँ और पापा की लड़ाई हो रही थी। तब मुझे माँ पर थोड़ा शक हुआ और पापा की बातें सुनकर मुझे धक्का सा लगा। माँ रोई जा रही थी और पापा उस पर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि तुम तुम्हारे बीते कल का बदला बच्चों से ले रही हो, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और माँ कह रही थी कि मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। पापा पता नहीं किस बारे में माँ से यह सब कह रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। वैदेही का इलाज करते करते काफ़ी समय बीत गया था पर कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा था। हम सब तो यही सोच रहे थे कि उसे ठीक करके उसकी शादी कर देंगे, पर हमारी यह इच्छा सपना ही बनकर रह गई थी। और वैदेही को तो मानो इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। शायद उसने अपने सपनों के साथ जीना सीख लिया था। वह हल्का सा मेकअप करके छत पर चली जाती थी। एक दिन मुझे आरोही मिली जिससे मैं प्यार करता था। उसे देख मुझे वह दिन याद आया जब माँ ने बताया था
कि उसके घर वालों ने ना कर दी है। माँ बता रही थी कि वह कह रहे थे कि आपका लड़का कोई अच्छी जॉब भी नहीं करता है और ना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है। आप सभी एक साथ रहते हो और आपकी बहन की भी शादी नहीं हुई है। हमारी लड़की तो आपके यहाँ काम करके ही मर जाएगी। पर मुझे अगले ही पल अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि मैं माँ पर कैसे शक कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद मुझे वह डॉक्टर लड़का मिला जिसने वैदेही के रिश्ते के लिए बाद में मना कर दिया था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसकी गिरेबान पकड़ ली। उसने गुस्से से मेरा हाथ झटक दिया और वह कहने लगा कि मुझे कुछ कहने से पहले सच क्या है यह अपनी माँ से पूछो। तुम्हें पता है क्या तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है, पर तुम्हारी माँ ही नहीं चाहती कि वह ठीक हो। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कैसे मेरी माँ पर ऐसा इल्ज़ाम लगा सकता है। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस सच क्या है यह तुम्हारी माँ ही बता सकती है। वह अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। घर पहुँचा तो माँ वैदेही पर चिल्ला रही थी और मुझे देखकर कहने लगी कि अब तुम भी इसे समझो, इसके ऊपर तो उस लड़के के प्यार का भूत सवार है। तब मैंने माँ से कहा कि माँ आप ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे सब कुछ पता चल गया है, पर मुझे अब आपके मुंह से सुनना है। माँ मुझे देखते ही रह गई। यहाँ सुनते ही पापा भी कमरे में आ गए। माँ रोने लगी और बोली कि शादी से पहले मैं अपने पूरे खानदान में सबसे सुंदर लड़की थी। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसने मुझसे वादा भी किया था कि वह मुझसे शादी भी करेगा। पर हमारी शादी से पहले ही उसने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली। तब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हमारी शादी के बाद मैं वहाँ सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। पर तुम्हारे पापा बार बार मुझे मेरे बीते कल को लेकर ताना मारते थे। इसलिए जब मुझे तुम्हारे और आरोही के प्यार के बारे में पता चला तो मैं पहले तो बहुत खुश हुई, पर बाद में यही लगा कि मेरे जैसा धोखा तुम दोनों को ना मिले और मेरे जैसे ताने तुम्हें सुनने को नहीं मिले। इसलिए मैंने ही जाकर दोनों जगह ना कह दी। वैदेही के पैरों में मालिश करके मलमल के कपड़े से लपेट देती थी, तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा तो शायद यह सब देखकर वह उस लड़के को छोड़ देगी। पर वह लड़का एक डॉक्टर निकला और उसने उसे बताया कि वह ठीक हो सकती है। इतना कहकर माँ रोने लग गई। तब मैंने पापा से कहा कि माँ ने अपनी सारी ज़िंदगी हम सभी को बड़ा करने और एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दिया, और आप इन्हें इतनी छोटी सी बात के लिए ताने मारते हैं। प्यार करना अगर गुनाह है तो यह गुनाह आपके बच्चे ने भी तो किया है, और अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आज के बाद आप माँ को बीती बातों को लेकर कभी ताने नहीं मारोगे। और माँ आपको प्यार में धोखा मिला, इसका यह मतलब नहीं कि सभी को प्यार में धोखा ही मिलता है। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। माँ अपने किए पर शर्मिंदा थी, पर कहीं ना कहीं उनके मन में अपने बच्चों के लिए प्यार के साथ उनके भविष्य की चिंता थी। शायद इसलिए उन्होंने यह सब कुछ किया। कुछ दिनों बाद माँ और पापा उस डॉक्टर लड़के से वैदेही की शादी को लेकर बात करने उसके घर गए और वह लोग इस शादी के लिए राजी हो गए। वैदेही का इलाज शुरू हो गया था और वह चलने लग गई थी। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसकी कहीं और शादी हो गई थी, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि मेरी बहन की ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई थी और अब घर में शांति का माहौल था। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।